हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कक्षा 12वीं के इतिहास का जो दूसरा अध्याय है राजा किसाननगर। इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। इस सेकंड पार्ट में जो शेष बचे हुए टॉपिक्स थे उनको क्लियर करूँगा मैं। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है 5वां, वो है बदलता हुआ देहात। इस टॉपिक को मैंने 4 भागों में बांटा है और 4 भागों में बांटकर आपको समझाने की कोशिश की है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक समाज की स्थिति क्या रही, देहात किस हिसाब से बदला, ग्रामीण समाज किस हिसाब से बदला। उसमें हम सबसे पहले जानेंगे जनता में राजा की छवि। इससे पहले के अगर टॉपिक की बात करें हम, तो हमने जाना था कि राजा अपने आप को देवतुल्य बताते थे और जनता के मन में भी कहीं ना कहीं अपने राजा के प्रति उतनी आस्था होती थी। लेकिन समय बदलने के साथ साथ जनता में जो है वो राजा की छवि बदलती चली गई। उसके बाद हम जानेंगे सेकंड टॉपिक उपज बढ़ाने के तरीके, तीसरा जानेंगे हम ग्रामीण समाज में भिन्नताएं और चौथा जानेंगे भूमि दान और नए सम्राट वर्ग। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से उपज बढ़ाने के लिए कृषि के कौन कौन से तरीके अपनाए गए। इसके बाद हम जानेंगे ग्रामीण समाज में भिन्नताएं, इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग जो है किसान जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई किसानों द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्गवाद जैसी चीजों की शुरुआत हुई। इसके अलावा भूमि दान हम जानेंगे कि राजा अपना भूमि दान करते थे, वो क्या कारण होता था कि राजा अपनी भूमि को दान करते थे। इसके अलावा स्त्रियों के अधिकारों के बारे में भी हमें जानना है इस टॉपिक में। तो 4 टॉपिक है बदलता हुआ देहात का। इन 4 टॉपिक को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे प्रथम है जनता में राजा की छवि। इस टॉपिक की बात करें तो हमें पता है कि इससे पहले जो चौथा टॉपिक था आपका दैविक राजा, उसमें हमने जाना था कि राजा की जो छवि होती थी जनता के मन में, वो एक देवता के समान होती थी, देवतुल्य होता था। और राजा अपने नाम के आगे या पीछे देवताओं का नाम जोड़कर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे, अपने आप को जो है देवतुल्य बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जनता में राजा की छवि बदली। राजा 2 तरह के हो सकते हैं, अच्छे और बुरे। तो इन दोनों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे हम कि जनता में राजा की छवि किस प्रकार बदली। एक प्रश्न भी उठता है, ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है एक प्रश्न है कि जनता में राजा की छवि किस प्रकार बदली। अगर हम स्रोतों की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे दंत कथा सुनने के लिए हैं। उन दंत कथाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं कि राजाओं की छवि क्या रही होगी उस समय। इसके अलावा पंचतंत्र एक बहुत ही बड़ा स्रोत है जिसके माध्यम से हम राजा के बारे में जान सकते हैं, उनके छवि के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा गंधतिंदु नामक एक जातक कथा है। ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गंधतिंदु जातक कथा क्या है। तो गंधतिंदु नामक जातक कथा है। इस कथा में ग्रामीण समाज का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार एक बूढ़े राजा के से उनकी जनता, उनके जितने भी लोग हैं रहने वाले, उनके क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनके अधीन में रहने वाले लोग, वो कुपित रहते थे, वो परेशान रहते थे एक बूढ़े राजा से। और सिर्फ जनता ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, बल्कि जानवर भी, पशु पक्षी भी उनसे परेशान रहते थे। तो इस प्रकार से गंधतिंदु जातक कथा में आपको बताने की कोशिश की गई है कि राजा अच्छे और बुरे दोनों होते थे और बुरे राजा से कौन कौन से लोग परेशान रहते थे। इसके अलावा राजा द्वारा कभी कभी पहचान बदलकर भी ग्रामीण समाज में घूम घूम कर वो ये जानने की कोशिश करते थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता चला गया, राजा की छवि बदलती चली गई। एक अच्छे राजा की एक अलग ही छवि बनकर उभरी। अगर हम बात करें अकबर की बात करें तो अकबर खुद समाज में घूम घूम कर, भेष बदलकर घूम कर अपने बारे में पता करते थे और फिर जो कमियां रहती थी उन कमियों को ठीक करते। तो ये एक अच्छे राजा की पहचान है। तो और इसके अलावा अगर बुरे राजा की पहचान देखें तो लोगों का परेशान होना, और सिर्फ लोगों का ही नहीं अपितु पशु पक्षियों का भी परेशान होना एक बुरे राजा की निशानी है। इस प्रकार से राजा की छवि अच्छे और बुरे रूप में बदलती चली गई। सेकंड टॉपिक हम जानेंगे उपज बढ़ाने के तरीके। ये वो समय था जब कृषि के अलग अलग तरीकों को अपनाया गया उपज को बढ़ाने
उपज को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा नदी किनारे किनारे भी कृषि की गई, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, उसमें प्रचुरता होती है न्यूट्रिशंस की, तो इस वजह से भी जो है नदी किनारे जो है कृषि का प्रयोग किया गया। इसके अलावा अगर हम उपमहाद्वीपों की बात करें तो उपमहाद्वीप में कुदालों का प्रयोग किया गया, जैसे पंजाब और राजस्थान जैसे इलाकों में कुदालों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई। सबसे पहले तो नदी किनारे होने की वजह से कोई परेशानी नहीं होती थी सिंचाई के लिए, लेकिन जहां जहां जल के स्रोत नहीं थे वहां कृत्रिम, मैंने लिखा है कृत्रिम जलाशयों का निर्माण करके राजा द्वारा वहां पर खेती करने की कोशिश की गई और इस प्रकार से उस समय में उपज को बढ़ाया गया। बात करते हैं ग्रामीण समाज में भिन्नताओं की। तो जैसे जैसे कृषि का दौर शुरू हुआ, उपज बढ़ा, राजा की छवि बदली, ग्रामीण समाज में वर्गवाद चीजों का भी प्रचलन, वर्गवाद जैसे शब्दों का भी प्रचलन हुआ। कृषि के वजह से भेदभाव की शुरुआत हुई, जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई। हम जानते हैं कि जमींदारी प्रथा में एक जो बड़ा किसान होता है उनके अधीन जो है बड़े बड़े खेतीहर भूमि होते हैं और उन खेतीहर भूमि पर उनके जितने भी कृषक होते हैं वो कार्य करते हैं। तो जमींदारी प्रथा का आरंभ हुआ और एक शब्द आया गहपति। गहपति का क्या अर्थ होता है? जितने भी छोटे छोटे अमीर किसान होते थे उन्हें गहपति कहा जाता था। ये पद वंशानुगत होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती थी। इसका अर्थ है कि यदि मेरे अधीन एक भूमिहर खेती जमीन है और मैं उस पर कृषि करवाता हूँ तो मेरे आने वाली जो पीढ़ी है उनके पास भी वो वही भूमि रहेगी और उसी तरीके से वो कृषि करवाएंगे। तो इस प्रकार से ये वर्गवाद जैसी चीजें, बड़े और छोटे वर्ग जैसी चीजें जो है बढ़ती चली गई। प्रमुख वर्ग की बात करें हम तो ग्रामीण समाज में अलग अलग और वर्ग जो है सामने आए, जैसे वेलागर अर्थात बड़े व्यापारी, हलवाहा, इसके अलावा दास, इसके अलावा दास अणिमई, इसके अलावा जो है ये इतने सारे वर्गों की बात करें तो छोटे किसान से लेकर और दास तक ये वर्गों को ही बताते हैं। ये भूमि स्वामित्व की वजह से हम कह सकते हैं कि वर्गवाद जैसे विषय सामने आए। बात करते हैं चौथा टॉपिक, भूमिदान एवं नए संभ्रांत वर्ग। अब हम जानेंगे कि राजा किस प्रकार से भूमि दान किया करते थे। हमने जाना कि जमींदारी प्रथा के माध्यम से वर्गवाद की शुरुआत हुई, अर्थात राजा अपने जमीनों को दान में देते थे बड़े किसानों को और वो उन पर कृषि करवाते थे। इसके अलावा वो कर वसूल करते थे। बात करें हम तो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। अगर हम 6वीं शताब्दी की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें तो उनके समय में ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था और ऐसे जो स्रोत हैं वो अभिलेखों के माध्यम से हमें पता चलते हैं। ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उन्हें अग्रहार कहा जाता था। ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है बोर्ड के एग्जाम में कि अग्रहार का क्या अर्थ है। तो ब्राह्मणों को दिए गए दान में जो भूमि होती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें उस समय के अधिकारों की तो महिलाओं के पास अधिकार पहले के समय में नहीं होते थे, उनका स्वामित्व भूमि पर नहीं होता था। लेकिन हम अगर एक एग्जाम्पल लें, प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका विवाह एक वाकाटक परिवार में जो एक शासक वर्ग था वहां हुआ था, उन्हें भूमि दान में दी गई थी और इनका स्वामित्व अपनी भूमि पर था। तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं औरतों को भी अधिकार, महिलाओं को भी अधिकार था भूमि के स्वामित्व का। इसके अलावा अगर हम बात करें राजाओं के द्वारा दिए गए भूमि के दान की तो कई वजह हो सकते हैं जिसकी वजह से राजा भूमि दान में दिया करते थे। हो सकता है कि कृषि को बढ़ाने के लिए भी भूमि दान में दिया गया ताकि टैक्स ज्यादा आए और उससे राजकोष भरे। ऐसा भी हो सकता है कि उनका राजनीतिक पक्ष कमजोर होता चला गया हो तो किसी के आक्रमण के डर से या जमींदारों के आक्रमण के डर से, क्योंकि उस समय जमींदार काफी सुदृढ़ हो चुके थे, तो ऐसी स्थिति में जमींदारों के आक्रमण के डर से, गहपतियों के आक्रमण के डर से वो उन्हें भूमि दान में देते होंगे। तो ये कुछ कारण है जिससे ये पता चलता है कि भूमि दान दिए जाते थे और नए वर्गों का उदय हुआ, जमींदार और गहपति जैसे वर्गों का उदय हुआ।
इसके अलावा अधिकारों को बढ़ाया गया, महिलाओं को अधिकार दिया गया बोलने का। तो ये बदलता हुआ जो देहात है आपके टॉपिक ये कंप्लीट होता है। जानते हैं इस लेसन का जो छठा टॉपिक है नगर एवं व्यापार। इस टॉपिक को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है कि नए नगरों का विकास किस प्रकार हुआ और व्यापार कौन कौन से वस्तुओं का व्यापार किया जाता था और इन व्यापारियों को किन किन नामों द्वारा जाना जाता था। इसके अलावा सिक्के का प्रचलन जानेंगे हम। सबसे पहले जानेंगे नए नगर एवं व्यापार। अगर हम नए नगरों की बात करें तो हम देखते हैं कि जितने भी नए नगर स्थापित किए गए वे सारे नदी किनारों में स्थापित किए गए ताकि व्यापार के लिए जो नदी मार्ग होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इस वजह से और जितने भी शहर स्थापित उस समय होते थे वो नदी किनारे ही स्थापित होते थे ताकि एक नगर के साथ दूसरे नगर का जुड़ाव जो है व्यापारिक मदों द्वारा हमेशा बना रहे। तो इस प्रकार से नए नगरों का विकास हुआ। नए नगर में एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ लिखा है पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी। कारण था नदी की समीपता और ये सिर्फ इसी नगर का कारण नहीं था, ये भारत में उस समय जितने भी नगर थे उन्हें नदी किनारे बसाया जा रहा था। यहाँ पर व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। इसका अर्थ है कि नए नगर होने के साथ साथ ये लोग व्यापारिक मदों से जुड़े होते थे, ये लोग व्यापारिक कार्यों से जुड़े होते थे। जैसे यहाँ पे चांदी, कांस, तांबे, हाथीदांत, गहने, ये सब कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं खुदाई के दौरान जिससे ये पता चलता है कि ये लोग व्यापार भी किया करते थे। और इन नगरों के अगर प्रमुख वर्गों की बात करें तो धोबी, बुनकर, कुम्हार, स्वर्णकार, ये सब कुछ प्रमुख वर्ग थे जो व्यापार को बढ़ाते थे या फिर हम कह सकते हैं व्यापार को बढ़ाने का श्रेय इन्हें जाता है। इसके अलावा कई सारे जो है श्रेणियों के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। तो सवाल उठता है कि ये श्रेणी क्या है। तो व्यापारियों का एक समूह होता था जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर व्यापार किया करते थे। अच्छा, इसके अलावा फेरी वाले भी होते थे जो रस्तों के किनारे किनारे या व्यापारिक मार्गों पर छोटे छोटे फेरी लगाकर और फिर अपने वस्तुओं को बेचा करते थे। तो श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये व्यापारियों का समूह बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको आता है। इसके अलावा अगर हम व्यापार की बात करें तो इनका व्यापार अरब और चीन के साथ था, वो भी नदी मार्गों के द्वारा। कुछ प्रमुख अगर हम व्यापारिक वर्गों के नाम के बारे में बात करें तो तमिल भाषाओं के लिखे गए अभिलेख में एक मस्थुवन नाम जो है प्राप्त होता है जो कहीं ना कहीं एक व्यापारिक वर्ग का नाम था। इसके अलावा प्राकृत भाषा की बात करें तो सत्वा और सेठी ये शब्दों का प्रयोग उन व्यापारियों के लिए किया जाता था। इन व्यापारियों का प्रमुख कार्य होता था नमक, अनाज, कपड़ा, मसाले, इन प्रमुख वस्तुओं का व्यापार करना। तो इस प्रकार से नए नगरों का विकास हुआ। नदी इलाकों में नए नगरों का विकास हुआ व्यापारिक कारणों से। इसके अलावा इन व्यापार के माध्यम से और इन व्यापारियों के माध्यम से जो है उस समय व्यापार किए जाते थे। बात करते हैं सिक्कों की। तो सिक्कों के बारे में जानने से पहले हम एक क्लास पहले चलते हैं। 11th क्लास में हमने जाना था कि सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम रोमन सभ्यता के अंतर्गत की गई थी और उसमें आपने सॉलिडस और दिनारियस जैसे सिक्कों के बारे में जाना कि किस प्रकार से उन सिक्कों का प्रयोग वो व्यापार के लिए करते थे। ठीक इसी प्रकार 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त शासकों द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों का प्रयोग किया गया और वो सिक्के थे आहत सिक्के। आहत सिक्के का क्या अर्थ होता है? तो ऐसे सिक्के जिन्हें पीट कर बनाया जाता हो। इसमें चांदी और तांबे का प्रयोग किया जाता था और उन सिक्कों का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता होगा उस समय में। मुद्रा शास्त्रियों द्वारा कई प्रकार के ऐसे सिक्के भी ढूंढे गए जो वाणिज्यिक सिक्के कहलाए। वह मुद्रा शास्त्री कौन होते हैं? तो सिक्कों का अध्ययन जो करते हैं उन्हें हम मुद्रा शास्त्री कहते हैं और सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो मुद्रा शास्त्रियों के द्वारा वाणिज्यिक सिक्कों की खोज की गई और सर्वप्रथम हमें पंजाब के क्षेत्रों में ऐसे सिक्के मिले। इससे पता चलता है कि पंजाब का जो क्षेत्र था वो व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था। 6वीं शताब्दी तक आते आते ये इन सिक्कों का प्रचलन कम हो गया। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वस्तु विनिमय को त्याग कर इन सिक्कों
की शुरुआत की गई थी व्यापार के लिए। लेकिन जब मुद्रा शास्त्रियों ने सिक्कों का अध्ययन किया और सिक्कों को प्राप्त किया खुदाई करके, तो काफ़ी सारे सिक्के 6वीं शताब्दी ईस्वी से पहले के थे। 6वीं शताब्दी के बाद बहुत ही कम सिक्के मिले हैं। इसका अर्थ है, ये भी माना जा सकता है या एक अनुमान ही माना जाता है कि राजाओं की जो अर्थव्यवस्था थी वो कमजोर पड़ गई होगी, व्यापार जो था वो कम हो गया होगा। इसकी वजह से सिक्कों का प्रचलन, वाणिज्यिक सिक्कों का प्रचलन जो है वो खत्म हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो इस प्रकार से सिक्कों का प्रचलन राजा द्वारा किया जाता था व्यापारिक कार्यों के लिए। तो ये जो टॉपिक है आपका 6th टॉपिक वो खत्म होता है। जानते हैं इस लेसन का 7वां टॉपिक लिपियों का अध्ययन, और इसमें जानेंगे हम तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अध्ययन किस प्रकार किया गया है, इसके कौन कौन से साक्ष्य। हालांकि किस प्रकार किया गया है ये तो जो चैप्टर में बहुत ही कम में दिया गया है, ना के बराबर दिया गया है, लेकिन इसके साक्ष्य के बारे में अगर हम जानें तो इस चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्राह्मी के बारे में। अगर हम ब्राह्मी लिपि की बात करें तो भारतीय लिपि का मूल कहा जाता है इसे। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया था अभिलेखों में। इसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने देवनागरी जो हिंदी लिपि हम लिखते हैं उसकी, तो 18वीं शताब्दी में आकर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाने लगा। सबसे प्राचीन अगर हम बात करें अभिलेख की, तो प्राकृत भाषा में जो है अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इस लिपि का अध्ययन किया गया, इस लिपि को जाना गया, पढ़ा गया, कोशिश की गई इसे जानने की। और यही वजह है कि गुप्त काल या फिर मौर्य काल को जो है एक आधार हम मानते हैं अपने इतिहास का, क्योंकि उस समय में जितनी भी बातें लिखी गई वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। तो एक अध्ययन करने का, अपने इतिहास को जानने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत, ये जो लिपि है एक बहुत ही अच्छा स्रोत था जिसे जेम्स प्रिंसेप ने ढूंढा। बात करें खरोष्ठी लिपि की, तो खरोष्ठी लिपि हिंद यूनानी राजाओं द्वारा शुरू किया गया था। यूनान से हिंदुस्तान आए हुए वो राजा जो यहाँ पर आकर अपने साम्राज्य को स्थापित किया, उनके द्वारा इस लिपि का प्रयोग किया गया और कई सारे यूनानी सिक्कों में इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। बात करें इसके अध्ययन की, तो इसके अध्ययन का श्रेय भी जेम्स प्रिंसेप को ही जाता है, क्योंकि इस लिपि का अध्ययन भी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया। अगर हम बात करें कुछ और साक्ष्यों की, तो अशोक के सिक्कों से हमें ब्राह्मी लिपि के बारे में पता चलता है। कई सारे अशोक के अभिलेख हैं, उसमें भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र और इंडिका जो मौर्य वंश को जानने का एक अच्छा स्रोत है, जो अपने प्राचीन इतिहास को जानने का एक अच्छा स्रोत है, उसमें भी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अध्ययन हमें मिलता है। तो इस प्रकार से लिपियों का अध्ययन किया गया और आज हम अपने इतिहास के बारे में जान पाते हैं। तो ये आपका 7वां टॉपिक। अंतिम टॉपिक है कि कौन कौन सी परेशानियां आती हैं अभिलेखों को इकट्ठा करने में, उनके साक्ष्य को पूरा करने में। तो जानते हैं 8वां टॉपिक, साक्ष्य की सीमाओं की बात करें हम, तो आज जो भी हमें प्राप्त होता है, आज जितने भी अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे अभिलेख पूर्ण हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं अपने साक्ष्यों में कमी के बारे में पता चलता है। अगर हम उन कमियों के बारे में देखें तो बहुत से साक्ष्यों में अपने अतीत को जोड़ने के लिए, अपने अतीत को जानने के लिए जो साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, उन बहुत से साक्ष्यों में अक्षरों का मिट जाने की वजह से या अक्षरों के मिट जाने की वजह से कहीं ना कहीं हम पूर्ण रूप से अपने इतिहास के बारे में जानने में असफल हो जाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है साक्ष्य की सीमाओं का। इसके अलावा अभिलेखों का नष्ट हो जाना, टूट फूट जाना। कई सारे अभिलेख जो ताम्रपत्र पर लिखे होते थे या फिर मिट्टी पर लिखे होते थे या फिर पत्थरों पर लिखे होते थे, तो उनकी भंगुरता की वजह से, टूट जाने की वजह से जो है अभिलेख जो है हमें हम कह सकते हैं कि इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा हम शब्दों के ज्ञान की कमी भी कह सकते हैं। ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया, खरोष्ठी लिपि को पढ़ा गया, लेकिन कई सारे अभिलेखों में ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हम नहीं लगा पा रहे हैं, जिनको जानने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है वो हमारे पास नहीं है, जिस शब्दों के ज्ञान की कमी की वजह से जो है हम अपने अतीत के बारे में जान नहीं पाते हैं। इसके अलावा विदेशी आक्रमण भी बहुत बड़ा कारण है हमारे साक्ष्यों को मिटाने का। विदेशी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी प्रभुता को बढ़ाने के लिए जो हमारे साक्ष्य हैं उनको नष्ट करना शुरू किया, जैसे कि अंग्रेजों ने किया। बहुत सारे ऐसे
हो जाने की वजह से जो सबूत है अपने इतिहास के बारे में उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाती है और हम अपने इतिहास को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत विचार, जिन जिन व्यक्तियों ने साक्ष्यों को पढ़ा, अभिलेखों को पढ़ा, जब उन्होंने उसमें संबंधित विचारों को व्यक्त किया तो वो सिर्फ उनके विचार थे, वो सामाजिक विचारों को व्यक्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से समाज के बारे में हमें जानने को नहीं मिल पाया, पूर्ण रूप से हमें जानने को नहीं मिल पाया कि उस समय के लोग क्या सोचते थे। ये सिर्फ और सिर्फ उन व्यक्तियों के ही विचार थे जो उन्होंने प्रस्तुत किए थे। तो ये भी कहीं ना कहीं इतिहास को जानने में, पूर्ण रूप से जानने कह सकते हैं हम, कि जो कमी है वो हमारे सामने आई है। तो ये इस प्रकार से एक साक्ष्य की जो सीमाएं हैं वो बंध जाती है, इतिहास को जानने की जो सीमाएं हैं वो बंध जाती है। कारण ये हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका 8वां टॉपिक भी कंप्लीट होता है और आपका ये लेसन भी, जो सेकंड पार्ट का मैंने वीडियो बनाया है, ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।